संविधान की हत्या कर दी गई थी, उसे स्मरण करने के लिए और उसकी अर्ध शताब्दी पर आपको संबोधित करने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं। आप सभी जानते हैं कि भारत अनादिकाल से लोकतांत्रिक परंपरा का संवाहक राष्ट्र रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि वी आर नॉट द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि यहां वैदिक काल में सभा और समितियों से लेकर वैशाली के गणराज्य तक, कर्नाटक में भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपों से लेकर चोल राज्य में चुनी हुई ग्राम सभाओं तक लोकतंत्र के इतने मजबूत आधार और परंपरा थी, परंतु उसे स्वतंत्र होने के बाद जिस ढंग से कुचला गया, आज की पीढ़ी को उसे स्मरण करने की आवश्यकता है। इमरजेंसी का दौर भारत के लिए सिर्फ संवैधानिक दृष्टि से नहीं, विधायी, कार्यपालिका और मीडिया यानी लोकतंत्र के चारों स्तंभों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का कार्य किया गया था। आप सबको ध्यान हो कि भारत के इतिहास में एक ही मात्र ऐसा अवसर आया है जब किसी प्रधानमंत्री को न्यायालय के द्वारा चुनाव लड़ने का अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, चुनावी धांधली के आधार पर। वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उसकी परिस्थितियों के बाद के समय में यह इमरजेंसी लगाई गई। परंतु यह सिर्फ एक पक्ष तक सीमित नहीं थी। 25वां संविधान संशोधन कार्यपालिका के अधिकारों पर नियंत्रण था, तो 39वें संविधान संशोधन में न्यायपालिका को प्रधानमंत्री के किसी भी कार्य की समीक्षा करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। मीडिया के साथ क्या स्थिति हुई कि हर खबर सेंसर होकर जाती थी। उस जमाने में लोग एक शेर बोलते थे, जो आजकल कहते हैं ना कि मीडिया को लेकर क्या स्थिति है, उस जमाने में कहा जाता था कि अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी। बड़े बड़े शायर जो है ना, गालिब का नाम सुना होगा आपने, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, मीर तकी मीर, तो उन्होंने कहा अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। अब तो सरकार को दिखाकर शेर लिखने पड़ते थे। वो दौर मीडिया ने देखा। विधायिका का यह मजाक उड़ाया गया कि लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया, इतना नहीं। संवैधानिक व्यवस्था है कि एक कोरम होता है। यदि 542 सदस्य लोकसभा में हैं तो 10% से कम यानी 55 से अधिक कम सदस्य होंगे तो कार्रवाई नहीं चल सकती, कोई प्रस्ताव नहीं पास हो सकता। कोरम को समाप्त कर दिया गया। यानी अब 60 करोड़ के देश में उस समय 6 लोग बैठकर भी देश का कोई कानून, या 60 लोग भी बैठकर देश का कानून तो बना सकते थे, 10-20 लोग बैठकर भी बना सकते थे। तो संविधान की बहुआयामी हत्या जो उस कालखंड में हुई, और इससे बड़ी बात, जब हम यहां इंदौर की धरती पर हैं, जो पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का पुण्य स्थान है और उनकी 300वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, उन्होंने भी इस राष्ट्र को पुण्य भूमि कहा, इसको भारत माता कहा। हमारे यहां जितने भी बड़े महापुरुष हुए, उनको तो छोड़िए, जो भगवान के अवतार हुए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सबने इस धरती को पुण्य भूमि कहा, इस धरती को माता कहा। भगवान राम ने कहा माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मगर इस विचार ने इस देश को एक नेता के बराबर तौल दिया। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया कहा गया, और यह किसी नेता का बयान नहीं था, यह कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ का बयान है, और किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य होता है। और आज तक किसी कांग्रेस के अध्यक्ष ने इसके विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित करके या इसके लिए माफी नहीं मांगी है, तो यह आज भी कांग्रेस का आधिकारिक बयान है।
और यह कितना खतरनाक बयान था, भारत की परंपरा के साथ कितना बड़ा अपमान था, वो तो एक पक्ष है। इसकी प्रेरणा कहां से मिलती थी? 1934 में जर्मन नाजी पार्टी का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होता है, जिसमें नाजियों की बड़ी प्री फिल्म ट्रायम्फ ऑफ द विल दिखाई जाती है, और समाप्त होने के बाद हिटलर का राइट हैंड आदमी रुडोल्फ हेस नारा लगाता है, जर्मनी इज हिटलर एंड हिटलर इज जर्मनी। कहता जर्मनी इज फ्यूहरर एंड फ्यूहरर इज जर्मनी। ठीक वही चीज रिफ्लेक्ट होती है, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। इसलिए यह आवश्यक है, और हमारे साथ वो लोग यहां विद्यमान हैं जिन्होंने उस दुर्दांत अत्याचार को सहा है। लोगों के नाखून उखाड़े गए, 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाला गया। मीसा और DIR में हमारे बहुत बड़े बड़े नेता स्वर्गीय अटल जी, आडवाणी जी, अरुण जेटली जी जेल में थे, रविशंकर प्रसाद जी, मोदी जी उस समय किस प्रकार से भेष बदलकर बड़े नेताओं को यात्रा करवा के उनके सहयोगी के रूप में, किसी को गुजरात से मुंबई पहुंचाना है तो किसी को देश के किसी हिस्से में पहुंचाना है, उस कार्य में लगे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की माता जी का देहांत हो गया तो उन्हें अपनी माता जी के अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति नहीं दी गई। इन सारे विषयों को जिन्होंने सहा, तो ये विचार आज बताना इसलिए जरूरी है कि हम वो लोग हैं जो भारत माता और वंदे मातरम बोलते हैं, ये वो लोग हैं जो इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया बोलते थे। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि आज इस विषय को बताने की आवश्यकता क्यों? तो मात्र इसलिए नहीं कि इतिहास को याद करना, कांग्रेस पार्टी के चाल चिंतन, चेहरा चरित्र चारों में नजर आता है। वो अपने को संविधान से ऊपर समझते हैं। जब सत्ता में थे तो संवैधानिक दृष्टि से देश की सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूनियन कैबिनेट। कैबिनेट के प्रस्ताव को सरेआम फाड़ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दर्शाता है? वही इंडिया इज इंदिरा का भाव, आई एम एबव द कॉन्स्टिट्यूशन। अरे आपकी सरकार थी, आप तो उस समय आंख के इशारे पर उसको विड्रॉ करवा सकते थे। और जब मैं चुनाव जीतूंगा तो आज क्या स्थिति है? देन द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट। मैं चुनाव हार जाऊंगा तो संविधान खतरे में है। तो ये संविधान की किताब लेकर खड़े होने वालों का मुखौटा और उस मुखौटे के पीछे का असली बदरंग चेहरा क्या है, यह आज दिखाई पड़ता है। यदि आप चुनाव जीतेंगे तो चुनाव आयोग सही है, यदि आप चुनाव हारेंगे तो चुनाव आयोग गलत है। आपके पक्ष में खबर निकलेगी तो मीडिया सही है, अगर मेरे मनोनुकूल खबर नहीं चलेगी तो मीडिया सही नहीं है। यानी वो जो इमरजेंसी की मानसिकता थी वो यथावत हूबहू आज भी कांग्रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखाई पड़ती है। इसलिए इसे ध्यान करने की जरूरत है। और इतना ही नहीं, इंडिया इज इंदिरा का भाव कहां पे दिखाई पड़ रहा आज भी? केवल 2 साल पहले राहुल गांधी जी विदेश में जाके क्या बोले? वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट ओवर इंडिया। यानी आप यह कह रहे हैं कि लोकतंत्र के माई बाप, आपकी नजर में माई बाप है, अमेरिका और यूरोप भारत के अंदर लोकतंत्र में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी मेरी राजनीतिक हार या जीत राष्ट्रहित से ऊपर हो गई। राष्ट्र मेरी सुविधा के अनुसार चलेगा। तो यह मानसिकता आज भी यथावत कांग्रेस पार्टी के अंदर दिखाई पड़ रही है। तो युवा पीढ़ी को यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम इतिहास से स्मरण लें। और आज के कालखंड में एक बिंदु और कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी वास्तविक अर्थों में इमरजेंसी के बाद आई थी, क्योंकि इमरजेंसी से पहले जितने भी चुनाव होते थे सरकार नहीं बदलती थी। सत्ता में बदलाव इमरजेंसी के बाद आना शुरू हुआ। यानी हमें स्वतंत्रता मिली थी, परंतु वास्तविक अर्थों में राजनैतिक चेतना का उद्भव जेपी आंदोलन के बाद हुआ और नवनिर्माण आंदोलन जो गुजरात में प्रारंभ हुआ था। इन दोनों आंदोलनों ने भारत के राजनीतिक पटल को बदल दिया और उसके बाद सरकारें बदलनी शुरू हुई। कई राज्यों में तो 77 के बाद से आज तक कांग्रेस वापस नहीं आ पाई है, जैसे पश्चिम बंगाल है,
तमिलनाडु में वैसे उससे पहले ही बाहर हो गए थे, उसके बाद वापस नहीं आ पाए। उसी प्रकार भारत की वास्तविक स्वतंत्रता में एक सांस्कृतिक चेतना का उद्भव 90 के दशक में हुआ श्री राम मंदिर आंदोलन के द्वारा, और वैचारिक स्वतंत्रता की लड़ाई आज भी जारी है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा यह अमृतकाल है, इसमें गुलामी की मानसिकता से अपने को मुक्त करना है, तो मैं यह भी कहना चाहता हूं देश से कि इमरजेंसी में हमें वास्तविक राजनैतिक लोकतंत्र मिला था, फिर सांस्कृतिक लोकतंत्र 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मिला, और वैचारिक लोकतंत्र की अभी भी संघर्ष जारी है, जो हमारे दिमागों पर गुलामी की मानसिकता के प्रभाव अभी भी विद्यमान है। इसलिए हम आज लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लेते हुए और इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि बाबा साहब अंबेडकर ने जिस संविधान की रचना की और हमारे संविधान निर्माताओं के जो मूल प्रेरक बिंदु थे, और हमारी महान परंपरा की हजारों वर्ष पुरानी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, परंपरा है, उसके अनुरूप इस राष्ट्र में लोकतंत्र इतना वाइब्रेंट होना चाहिए कि कभी भी कोई ऐसे विचार के बारे में सोच न सके, और वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में स्पष्ट रूप से उसको चरितार्थ करता दिखा रहा है। जहां इमरजेंसी में सारे नेताओं को, विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, वहीं हमारी सरकार आने के बाद दलगत भावना से ऊपर उठकर विपक्ष के जितने नेताओं का सम्मान किया गया है, चाहे सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनाना हो, अथवा कांग्रेस के नेताओं में प्रणब मुखर्जी जी, पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देना हो, अथवा कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना हो, और अनेक कांग्रेस के नेताओं को पद्म अवार्ड, एससी जमीर और तरुण गोगोई, यह दर्शाता है कि यह लोकतंत्र में वैचारिक विभेद के बावजूद यदि जिस किसी ने भी राष्ट्र के लिए योगदान दिया उसके साथ हम कैसे खड़े होते हैं, यह है लोकतंत्र की उदात्त भावना। और वो थी इमरजेंसी दर्शाती है, और आज भी कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है। दूसरे दल तो छोड़िए, अपने दल का भी नेता अगर उनको लगे कि उनके हिसाब से नहीं बोल रहा है तो उसके विरुद्ध आलोचना ही नहीं, उसको बाहर का रास्ता दिखा देते। तो अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हम पूरे राष्ट्र को यह स्मरण कराना चाहते हैं कि हम उस परंपरा के प्रतीक हैं भारत की राजनीति में। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम उसे जीवंत रूप दे रहे हैं कि हे जन्मभूमि तेरे चरणों में हो समर्पित, मेरे जन्म जन्म के कर्तव्य कर्म सारे, आपातकाल आए कारा की यातनाएं, आपातकाल आए कारा की यातनाएं, सब सह लिया है जननी तब शक्ति के सहारे, हे जन्मभूमि तेरे चरणों में हो समर्पित, मेरे जन्म जन्म के कर्तव्य कर्म सारे। तो इसलिए आज संविधान की इस हत्या का स्मरण करें और भविष्य में कोई संविधान पर आघात न कर सके, इसका संकल्प लें। धन्यवाद। और इन दिनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बड़ा मूवमेंट चला रही है, वो ये कि ग्वालियर हाईकोर्ट कैंपस में अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाए। तो जो उनकी लेगेसी है अंबेडकर की, उसको क्या कांग्रेस रीगेन करने का प्रयास कर रही है? इसके लिए मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर अंबेडकर की स्वयं जवानी क्या कांग्रेस ने उनके साथ किया, इसके लिए एक पुस्तक है, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैज डन टू अनटचेबल्स। आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं, उसे स्वयं पढ़िए। उसके बाद भी किसी को संशय हो तो डॉक्टर अंबेडकर के स्वयं के वॉइस में बीबीसी का उनके अपने जीवन के अंतिम चरण में शायद 1955 में दिया गया एक इंटरव्यू है, उसमें कांग्रेस के बारे में कैसे विचार हैं, क्या क्या कांग्रेस ने उनके साथ किया, यह स्पष्ट है। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ चुनाव हराने के लिए कांग्रेस या नेहरू जी प्रचार करने नहीं गए थे। कांग्रेस ने चुनावी धांधली करके डॉक्टर अंबेडकर को हराया था, चूंकि यह इमरजेंसी भी चुनावी धांधली के बाद लगी थी। इंदिरा जी के ऊपर आरोप था और यह हाई कोर्ट ने कहा था कि चुनावी धांधली पे वो जीती हैं। यह मैं क्यों कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर 1952 में अपना पहला चुनाव
14,000 वोटों से हारते हैं और 74,000 वोट इनवैलिड किए जाते हैं। 14,000 से वो हारते हैं, 74,000 इनवैलिड किए जाते हैं। यह है जनवरी 1952। और यह मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। 16 जनवरी 1952 को जवाहरलाल नेहरू एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं लखनऊ से। यह सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में अवेलेबल है, संभवतः वॉल्यूम 17 में। उसमें वो क्या लिख रहे हैं कि बॉम्बे प्रोविंस में, या तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाता था, आवर सक्सेस हैज बीन मच ग्रेटर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। और आगे लिखते हैं बट अंबेडकर हैज लॉस्ट, अंबेडकर हैज बीन आउट। उस पर प्रसन्नता दिखा रहे हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं सोशलिस्ट हैव जॉइंड हैंड्स विद अंबेडकर सो दे लॉस्ट देयर रिप्यूट। यानी जिसने डॉक्टर अंबेडकर से हाथ मिला लिया उसकी तो प्रतिष्ठा चली गई। आगे क्या लिख रहे हैं, बट अंबेडकर है ज्वाइन हैंड विद हिंदू फंडामेंटलिस्ट। ये तो नेहरू की जबानी है। और मैं क्यों कह रहा हूं, अप्रैल 1952 में डॉक्टर अंबेडकर ने न्यायालय में चुनावी धांधली की याचिका दायर की, जो भारत में चुनावी धांधली की पहली इलेक्शन पिटीशन है। तो जिसने चुनाव के लिए डॉक्टर अंबेडकर को राजनीतिक दृष्टि से नहीं, धांधली के द्वारा भी हराने का प्रयास किया। एंड सेकेंड थिंग, जब डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया है, इट वॉज इन अक्टूबर 52 ऑन दिस हिंदू कोड बिल के ऊपर, लॉ मिनिस्टर के रूप में जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उनको अपना इस्तीफा बोलने नहीं दिया गया। बाकायदा ये सदन की कार्रवाई में है कि वो एक सांसद थे जिन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या होगा कि अंबेडकर जी को अपनी वक्तव्य नहीं पढ़ने दिया जाएगा। तो चेयरमैन क्या कहता है, हां, क्योंकि हमें डर है कि इन्होंने कोई ऐसी बात ना कही हो जो सरकार के लिए समस्या पैदा करे, तो ये लिखित में पहले दें, हम उसे पढ़ेंगे फिर तय करेंगे, भी नहीं कहा उसके बाद बोलने देंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर गुस्से में उठे, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी तानाशाही के आगे नहीं झुकूंगा, और उसके बाद बाहर जाके उन्होंने प्रेस में अपना लिखित वक्तव्य जारी किया जो अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगा कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ आपने जो किया है उसको आज आप कितना ढकने का प्रयास करें। एक दोहा होता है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। तब मक्खन नहीं निकलने वाला, दूध फट चुका है आपका। सिद्धार्थ जी, सुधांशु जी, क्या कारण थे कि इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आ गई? हाँ, उसका कारण यह था कि उस समय कुछ जनता परिवार में आपसी मतभेद, अहम भाव ऐसे बढ़ गए कि उसी पर दुखी होकर अटल जी ने एक पंक्ति लिखी थी, उसमें आपको समझ में आ जाए।